हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इस लेसन में हम शुरू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो लेसन होगा उसमें हम समझेंगे, एक माइंड मैप देखेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस क्या हैं, कौन से आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं, कुछ हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स अगर कोई पूछेगा कि ऐसी कोई एक बात बताएं आपकी कंट्री से रिलेटेड जिस पे आपको प्राउड हो, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताइएगा। पर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है हमारा, हम सभी को वोट देने के राइट हैं। ठीक है, आपको पता है यूएस में जब वोटिंग राइट्स दिए गए थे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही दिए गए थे, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जो भी 18 साल से ऊपर है सभी को वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद जो हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोरा, और जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं दूसरे वो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो आप देखो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपकी ECI है, ये जब बनी थी 1950 में, तो उस टाइम सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जिनको हम अब जिनको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 61st अमेंडमेंट आया। तो 61st जो अमेंडमेंट आया अराउंड 1988 में आया, और 16 अक्टूबर को इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया, पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 थी कि 21 या 21 से ज़्यादा वाले ही वोट कर सकते हैं। बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। इसीलिए 16 अक्टूबर 1989 को इसमें जो है, जो आपका ये पार्ट 15 है, पार्ट 15 जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, और इसमें 224 से लेके तो 229 तक आर्टिकल हैं। इस पार्ट में अमेंडमेंट किया गया स्पेसिफिकली आर्टिकल 326 में। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो वोटिंग की एज थी उसको कम कर दिया गया। अब क्योंकि कम हो गए तो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए। जब बढ़ गए तो फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने कहा कि एक इलेक्शन कमीशन से काम बात नहीं बनेगी, आप 2 और कर दो। तो इसलिए क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ समय बाद, एक ही साल बाद 1990 में जो 2 आपको मैंने बताया इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको फिर हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1993 से लेके अब तक जो कंडीशन है वो क्या है कि अभी हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे कौन है, राजीव कुमार और सुनील चंद्रा, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो आर्टिकल्स हैं ये एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल जो है वो है पार्ट 15। कौन सा पार्ट है, पार्ट 15, और ये 324 से लेके तो 329 तक डील करते हैं। ठीक है, अब देखो आप, 324 जो है आपका आर्टिकल वो क्या है, बहुत ध्यान से देखना। 3 वर्ड्स हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है। एक आपका है सुपरिटेंडेंस, दूसरा है आपका डायरेक्शन, और तीसरा है कंट्रोल। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो ये 3 वर्ड को दिमाग में रखना। 324 बोलता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 शब्द। ठीक है, ये MCQ आया हुआ है। 325 में क्या कहा है कि किसी भी मतलब जो आपकी आर्टिकल 82 है आपका, वो कंस्टिट्यूएंसी बनाता है। तो कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ जो है जनसंख्या के आधार पे बनती है। रिलीजियन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पे कंस्टिट्यूएंसी नहीं बनेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पूरी जैसे आप वो पढ़ते हो ना, सेपरेट इलेक्टोरेट आपने पढ़ा होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि सिर्फ, जैसे मान के चलो एक कंस्टिट्यूएंसी बना दी, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा 1909 में, तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि मुस्लिम अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा, सिख अगर खड़ा होगा तो सिर्फ सिख ही वोट देगा, इस तरह से था। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें बताया गया है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। 326 में एडल्ट सफरेज की बात की गई है एज की, तो अभी क्या है 21, पहले क्या थी 18।
61st अमेंडमेंट, ठीक। 327 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू दी लेजिस्लेचर्स, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब आपका जो ये जनरल इलेक्शन होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद 328 में पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर, मतलब इसमें जो आपका सेंट्रल इलेक्शन लोकसभा और ये इधर स्टेट विधानसभा और इनका। 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो आर्टिकल 29 का एक मोटा मोटा अगर आप मीनिंग देखोगे तो बस यही है कि जो कोर्ट्स हैं वो इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। करते हैं पर वो अलग प्रोसेस होता है, बट उसका मोटा मोटा मीनिंग यही है कि जो डिलिमिटेशन होती है ना, कमीशन जो कंस्टिट्यूएंसीज बनाती है या इलेक्शन कुछ हुआ है तो वो कोर्ट में कॉल नहीं होंगे, इस तरह से इसका मतलब है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो 324 से लेके तो 329 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखो है आपका, अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो ये परमानेंट और कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। 324 मैंने आपको बता दिया, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। अब ये कौन कौन से इलेक्शंस करवाती है, तो आप देखो, एक तो पार्लियामेंट का करवाएगी, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी करवाएगी, प्रेसिडेंट का करवाएगी, वाइस प्रेसिडेंट का करवाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए। किसका नहीं करवाएगी, तो किसका नहीं करवाएगी, पंचायत का और म्यूनसिपैलिटीज का नहीं करवाएगी। कौन करवाएगा फिर, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, दो इलेक्शन कमीशन होते हैं। प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है और वो ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स के नंबर को डिटरमाइन करता है, 324 में ही कहा गया है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो CEC है और 2 EC हैं, इनकी सैलरी में कुछ फर्क नहीं होता। तीनों की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। आप कहोगे कि इसको ज़्यादा मिलती है, इनको कम मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टेन्योर इनका होता है 6 साल का, और या तो फिर ये 65 साल के हो जाएं तब तक ये काम करते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता। मतलब आप कहो कि जो प्राइम मिनिस्टर है, कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोले कि यार ये हमारा जो इलेक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है इसको हटा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। और 2 ग्राउंड्स होते हैं उसके। तो पार्लियामेंट से जो है एक स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट हटा सकता है। और ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आपका दिया है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। तो ये 2 ग्राउंड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता है दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए, अगर उनको हटाना हो तो, ठीक। तो ये सब जो प्रबंध किए गए हैं, मतलब ऐसा जैसे कि इलेक्शन करवा रहे हैं और जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ कहती है कि हाँ ये हमारा बेनिफिट का बंदा नहीं है, तो ऐसा उसको हटा नहीं सकते। उसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए काफ़ी जो है सेफगार्ड्स किए हैं, पर फिर भी कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर इस जॉब के बाद कोई दूसरी जॉब कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको कोई भी रूलिंग पार्टी उसको बेनिफिट दे सकती है कि हम आपको दूसरा कुछ दे देंगे और आप ये जो है हमारा अभी बेनिफिट करवा दें। तो ये एक फ्लॉ हमेशा कहा जाता है। उसके बाद जो इनकी कोई क्वालिफिकेशन स्पेशली मेंशन नहीं की गई है कि किसको आप अपॉइंट करोगे किसको नहीं करोगे, तो ये भी एक फ्लॉ है, ठीक। पर फिर भी हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो कि अभी जो अमेरिका में चल रहा है जो एक एनार्की नहीं कहेंगे, जो वहाँ पे लोग नाराज़ हैं इलेक्शन से, तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लोग जो हैं वो नाखुश हैं, उससे अनसेटिस्फाइड हैं, तो आप देख रहे हो वहाँ पे, ठीक। तो और कुछ देखते हैं इसकी पावर। तो इसकी पावर देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ इलेक्शन अनाउंस कौन करता है। तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस नहीं करती है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्शन करवाती है। 3 चीज़ें ध्यान रखना, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो इलेक्टोरल रोल कौन बनाएगी, इलेक्शन कमीशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स बिफोर द जनरल इलेक्शन कौन करेगा, ECI। जनरल इलेक्शन मतलब हमारा जो है लोकसभा का इलेक्शन होता है वो। ग्रांटिंग रिकग्निशन टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉटिंग देम सिंबल। तो सिंबल अलॉट कौन करता है, ये इलेक्शन कमीशन ही करती है। आपने देखा होगा अगर कोई बड़ी पार्टी होती है, कई बार उसमें डिस्प्यूट हो जाते हैं, फिर टूट जाती है पार्टी, तो यहाँ पे भी जो डिस्प्यूट होते हैं, इलेक्शन सिंबल कौन रखेगा, तो वो आपकी ECI ही डिसाइड करती है।
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर्टिकल 82 में लिखा है, तो उसमें भी जो है आपका इलेक्शन कमीशन का रोल होता है। एडवाइजरी पावर भी होती है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वासी जुडिशियल मतलब एक तरह से ये कोर्ट का काम भी करती है। कब करती है? एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम। अभी मैंने बता ही दिया आपको, कुछ भी डिस्प्यूट होता है पीपी का और या इलेक्शन सिंबल देना होता है तो यही करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स, तो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जनरल सी चीज़ है, तो एक बार देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना कि इलेक्शन अनाउंस जो है आपकी ईसीआई नहीं करती। ठीक है, तो हमने सारा कुछ देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और हैं वो भी देख लेते हैं। पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। उस टाइम कितने वोटर्स थे? 17.3 करोड़ वोटर्स थे। ठीक है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं कब? जब हमारे 17 जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं वो कौन से थे? 17वें जनरल इलेक्शन, 17 जनरल इलेक्शन। कितने वोटर्स थे? 19 करोड़ वोटर्स थे। ठीक है, 1982 में अप्रॉक्स ईवीएम यूज होना शुरू हुई। 2004 में ईवीएम को कंपलसरी कर दिया गया। जो आप उंगली पे इंक लगाते हो वोट देने के बाद, आई होप आप सभी ने जो सुन रहे हैं उन्होंने एक बार एटलीस्ट वोट दिया होगा। तो जो इनडेलिबल इंक उसको बोलते हैं, वो भारत में सिर्फ एक ही जगह बनती है, जहाँ पे कहाँ पे बनती है? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड एक कंपनी है वो बनाती है। ठीक है, और ये दूसरी कंट्रीज में भी वो भेजती है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। अब जो होगा ना आगे हम अगले लेसन में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस लेसन को एक बार और रिवाइज कर लो, फिर आप वो जो एमसीक्यू का टेस्ट होगा वीडियो होगा आप उसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।